रमेश कई महीनों के बाद अपने घर जा रहा था। स्टेशन पर पहुंचा तो एक सुंदर सी लड़की उसके पास आई और बोली, भाई सुबह से भूखी हूं, थोड़े से पैसे दे दो। रमेश ने गौर से उसके चेहरे पर नजर डाली। वो बहुत ही सुंदर थी। उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी भी सुंदर लड़की भीख मांग सकती है। फिर रमेश ने जेब में हाथ डाला। 4 महीनों के पगार उसके जेब में थी, जिसे उसने एक कपड़े में लपेट रखा था। उसमें उसने से 100 का नोट निकाला और उस लड़की को दे दिया। रमेश के हाथ में इतने सारे पैसे को देखकर लड़की के मन में थोड़ा लालच आ गया। बोली, क्या आप मुझे थोड़े ज़्यादा पैसे दे सकते हो? बहुत परेशानी में हूँ। यहाँ महानगर में कोई भी बिना स्वार्थ के हेल्प नहीं करना चाहता। अगर मेरा यकीन करो तो मैं वादा करती हूँ कि आपके सारे पैसे मैं एक दिन लौटा दूंगी। इतना ही सुनते रमेश ने बाकी के सारे पैसे वापस जेब में डाल लिए। बोला, बहन मैं गरीब आदमी हूँ। 4 महीने खून पसीने एक करके ओवरनाइट काम करके ये पैसे जमा किए हैं। बहन की शादी में कर्जा हो गया था, उसका ब्याज चुकाना है। मोल तो पता नहीं कब चुका पाऊंगा। इसे लालच ना करो, जो दे रहा हूँ उतना ले लो। इतने में भरपेट खाना तो खा ही लोगी। लड़की आंखों में आंसू भरकर बोली, आपकी कितनी बहन है? वो बोला, 3 बहन हैं। एक की शादी हो गई है और 2 को अभी पढ़ा रहा हूँ। वो बोली, मुझे भी अपनी बहन बना लो ना भाई। बहुत मुसीबत में हूँ। पैसे ना होने के कारण ठिकाना भी छीन लिया। 5,000 दे दो और अपना एड्रेस दे दो। अगर जिंदा रही तो लौटाने जरूर आऊंगी। अगर नहीं आई तो समझना एक बहन कम हो गई। रमेश बहुत ही भावुक इंसान था। बहनों के लिए तो शेर इतना कलेजा रखता था। भरी आंखों से रमेश बोला, जब भाई बोला है तो शुभ शुभ बोलो बहन। फिर अपने जेब से पैसे निकाले और 10,000 गिनकर उसे देते हुए बोला, जब जिंदगी की लड़ाई लड़ रही हो तो 5,000 में क्या होगा? थोड़ा ज्यादा ही ले लो, बने तो लौटा देना। मगर एक बात याद रखना, कितनी भी परिस्थिति आ जाए, हार मत मानना। वह लड़की पैसे लेकर रोते हुए जमीन पर बैठ गई। बोली, सर पर हाथ भी रख दो भाई, बहुत दिन मिल गए, कोई अपना मिला ही नहीं। वो उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, भगवान तुझे इतना कामयाब करे कि मैं एक दिन गर्व से कहूँ कि वो मेरी बहन है। फिर उसने उस लड़की को अपना एड्रेस दिया और जाकर ट्रेन में बैठ गया। जेब में हाथ डालकर देखा तो अब वो कम फूली हुई थी, क्योंकि पहले उसमें 22,000 थे, मगर अब 12,000 ही बचे थे। ट्रेन की खिड़की से उसे पास में शिव मंदिर दिखाई दिया। वो दूर से ही हाथ जोड़कर बोला, बच्ची की रक्षा करना भोलेनाथ। जब वो घर पहुंचा तो पत्नी, बच्चे और दोनों बहनें उसका इंतजार कर रहे थे। कुछ खाने की चीजें और कपड़े लाया था। वो लेकर बहनें और बच्चे खुश हो गए। आखिर में उसने पैसे पत्नी के हाथ में रख दिए। पत्नी बोली, ये तो 12,000 रुपये ही है। आप तो बोल रहे थे 22,000 लेकर आ रहा हूँ। तब रमेश ने स्टेशन का पूरा वाकया उसे बता दिया। इतना सुनते ही पत्नी अपना सर पीटने लगी। बोली, हे भगवान, इतना मूर्ख इंसान मेरे पल्ले क्यों बांध दिया? अरे पागल आदमी, आजकल लोग इसी तरह ठगी करते हैं। रमेश बोला, वो ठग नहीं थी। इतना मूर्ख नहीं हूं मैं। इंसानों को पहचानना आता है मुझे। वो एक मजबूर लड़की थी। इंसानियत की नाते मैंने उसकी मदद कर दी। पत्नी हाथों को नचाते हुए बोली, महामूर्ख हो आप। मान लिया वो ठग नहीं थी, मगर आप कौन सी टाटा बिरला की औलाद हो? 150 की मदद कर देते, 10,000 रुपये लौटाने की क्या जरूरत थी? रमेश बोला, अगर उसकी जगह मेरी बहनें होती तो क्या होता? क्या मैं अपनी बहनों को यूं ही परेशान छोड़कर चला आता? पत्नी बोली, आपकी बहन एक शरीफ लड़की है। वो शहर में अकेले गुलछल्ले उड़ाने क्यों जाती भला? अरे हम लोगों के लिए 10,000 रुपये बहुत ज्यादा हैं। 4 महीनों से अपने बीवी बच्चों से दूर रहकर कितनी मुश्किल से कमाए थे। एक अनजान लड़की को खैरात में बांट कर आ गई। पत्नी बहुत देर तक बड़बड़ाती रही।
अब रमेश के पास कोई जवाब ही नहीं बचा था उसे देने के लिए, इसलिए वो चुपचाप सुनता रहा। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। रमेश दोबारा मुंबई नहीं गया। वो गांव में ही रहकर मजदूरी दिहाड़ी करने लगा। तो दो बहनें भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। खुद के बच्चे भी स्कूल जाने लगे थे। कमाई कम थी और खर्चों का तो पहाड़ था। बहन की शादी में लिया कर्ज आज का वहीं के वहीं खड़ा था। वह सिर्फ उसका ब्याज भर ही पा रहा था। उस लड़की को पैसे दिए हुए 7 साल गुजर चुके थे, लेकिन उसकी पत्नी इस बात को अभी तक नहीं भूली थी। जब भी वो दोनों की लड़ाई होती थी, वो उसे इस बात पर ताना जरूर मारती थी। शाम का समय था। रमेश मजदूरी करके घर लौटा ही था। उसके दोनों बच्चे और दोनों बहनें घर के आंगन में खुले में बैठकर स्कूल का होमवर्क कर रहे थे। पत्नी बकरियों को चारा डाल रही थी। इतने में एक चमचमाती महंगी कार रमेश के घर के पास आकर रुकी। रमेश के घर में एक ही पक्का कमरा था। 3 कच्चे खपरे के कमरे थे। वह पक्के कमरे के आगे खुले में चूल्हे पर चाय बना रहा था। रमेश ने देखा कि उस गाड़ी का ड्राइवर बच्चों से कुछ पूछ रहा था। बच्चों ने हाँ में सिर हिलाया तो ड्राइवर ने गाड़ी को घर के अंदर प्रवेश करवा दिया। गाड़ी को अंदर आता देखकर रमेश जल्दी से खड़ा हो गया। गाड़ी घर के बीचों बीच आकर आंगन में रुकी। पहले उसमें से ड्राइवर उतरा, फिर एक मजबूत सा आदमी उतरा। उसके बाद पीछे से उसमें से एक सुंदर सी लड़की उतरी। लड़की को देखकर उसकी पत्नी बोल पड़ी, अरे ये तो सीरियल की हीरोइन काजल है। वो कॉलेज में पढ़ती थी। घर में तो टीवी नहीं था, इसलिए वो सहेली के घर में कभी कभार टीवी देख लिया करती थी। टीवी की एक्टर्स को अपने घर में ही देखकर वो तो हैरान ही रह गई थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गाड़ी से उतरकर वो सुंदर सी लड़की रमेश की तरफ बढ़ी। रमेश उसे देखते ही झट से पहचान गया कि ये वही लड़की है जिसने उसकी स्टेशन पर मदद की थी। वो भी मुस्कुराता हुआ उसके तरफ बढ़ा। बच्चे और रमेश की पत्नी अपने जगह पर खड़े आश्चर्यचकित होकर ये सब कुछ देख रहे थे। काजल ने नजदीक पहुंचकर पहले तो रमेश के पैर छुए, फिर भैया कहते हुए उसके गले लग गई। रमेश दिन भर मजदूरी करके आया था। शरीर से पसीने की बदबू आ रही थी। वो बोला, बहन काम से लौटा हूँ, शरीर गंदी है, अभी मैं नहाया नहीं हूँ। काजल बोली, भाई का पसीना भी किसी खुशबू से कम नहीं होता। इतना सुनकर वो भी खुश होकर बहन के गले लग गया। रमेश की पत्नी अभी भी चुपचाप से खड़े होकर दूर से सब कुछ देख रही थी। मगर जब काजल ने भाई बोला तो उसे कुछ माजरा समझ में आया। उसने 2 खटिया बाहर खुले आंगन में डाल दी। रमेश गौर से उसका चेहरा देखने लगा। काजल मुस्कुराकर बोली, टेलीविजन में नाटकों में काम मिल गया है भैया, आपका आशीर्वाद काम कर गया। उसकी बहन नजदीक आ गई और बोली, आप काजल ही हो ना दीदी। काजल ने उसकी बहन को भी सीने से लगा लिया और बोली, हाँ मैं तेरी बड़ी बहन काजल ही हूँ। फिर वो रमेश की छोटी बहन से और उसकी पत्नी से भी गले मिली। दोनों भतीजों के सर पर हाथ रखकर प्यार किया। फिर ड्राइवर और बॉडीगार्ड से बोली, तुम दोनों जाओ, मैं रात भर भाई के घर में ही रुकूंगी। हाईवे पर किसी होटल में रुक जाना, जब बुलाना होगा तब सुबह मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। वो दोनों गाड़ी लेकर चले गए। रात में वो रमेश के घर में रुकी। सबके लिए लाए गिफ्ट और कपड़े उन्हें दिए। उसने सबको ये बताया कि वो दुनिया में अकेली है। बचपन में माँ गुजर गई थी, फिर पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेले भाई बहनों और सौतेली माँ से उसकी ना बनी। पिता को भी उसकी परवाह नहीं थी। निराश और एकांत जिंदगी ने उसे एक्टिंग करना सिखा दिया था। इस कारण वो मुंबई चली आई। मुंबई में एक समय ऐसा आया जब उसे लगा कि वो टूट गई है, हार गई है, क्योंकि उसके पास खाने को भी पैसे नहीं बचे थे। तब उसे रमेश मिला। बुरे वक्त में मदद करके उसे टूट कर बिखरने से बचा लिया। वो आज जो भी है रमेश भाई के बदौलत है। आज वो मुद्दतों बाद खुले आसमान के नीचे सोई। उसे बड़ी सुकून की नींद आई। रमेश के परिवार को लगा ही नहीं कि वो पराई है। सुबह वह रमेश से बोली, इस सूटकेस में कुछ पैसे हैं, रख लेना, उनसे अच्छे मकान बना लेना
बच्चों को अच्छी स्कूल में एडमिशन दिला देना। आज से बच्चों की पढ़ाई और उनकी शादी का जिम्मा मेरा है। मैं आती रहूंगी। रमेश बोला, हमारे घर में बहन बेटी से कुछ लिया नहीं जाता, इसलिए मुझ पर पाप मत चढ़ाओ बहन। मैं ये पैसे तुमसे नहीं ले सकता। वो रोते हुए बोली, ऐसा कहकर मुझे पराया मत करो भैया। अगर बहन से लेने से कुछ पाप होता है तो मुझे अपना छोटा भाई मान लो, मगर मना मत करो। ये समझ लो कि मैं अपनी छोटी बहनें और भतीजियों के लिए कर रही हूँ। इससे मुझे बहुत सुकून मिलेगा। मुझसे ये सुख मत छीनो। रमेश की पत्नी, जो रात से चुप चुप थी, वो बोली, दीदी मुझे माफ कर दो। मैंने आपके बारे में बहुत बुरा सोचा था कि आप हम गरीबों के 10,000 रुपये खा गई। काजल बोली, इसमें आपकी कोई गलती नहीं भाभी। मैं समझती हूँ उस वक्त आप लोगों के लिए वो पैसे बहुत महत्वपूर्ण थे। ये तो रमेश भाई की दरिया दिली थी, जो एक अनजान लड़की को अपनी महीनों की कमाई पगार थमा दी। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं। आपका पति करोड़ों में एक है। मेरे लिए वो पैसे किसी सवजवनी से कम नहीं थे। उन्हीं की बदौलत मेरी जिंदगी बदल गई। आज मुझ पर और मेरी सफलता पर आप लोगों का भी पूरा हक है। इसलिए दिल में किसी भी तरह का बोझ मत रखना भाभी। पैसे लेना रमेश को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो दूर जाकर बैठ गया। काजल उसके पास पहुंची और बोली, क्योंकि आपने मुझे अपना मानने से इनकार कर दिया है भैया। रमेश भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने ऐसा कब कहा? वो रोते हुए बोली, आप तो इतने ही पैसे लेने से इनकार कर रहे हो, और मैंने तो आपके लिए बहुत से सपने देख रखे हैं। सोचा था बहुत पैसे कमा लूंगी, तब मुंबई में आप लोगों के लिए एक घर खरीदूंगी, फिर आप सबको वहां बुला लूंगी। मगर आपने तो अभी से मेरा दिल तोड़ दिया। अनाथ हूँ, सोचा था एक परिवार मिल गया है, पर आप तो मुझे अपनाने से ही मना कर रहे हैं ना। राजेश बोला, खुदतारी ऐसा करने ही नहीं दे रही। जिंदगी में रूखा सूखा खा लिया, मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया बहन। गाड़ी आ चुकी थी। काजल बोली, एक बार उस वक्त को याद करो जब आप मुझे पैसे दे रहे थे, जब मैं ले रही थी। भाई बोल कर लिए थे, वरना खुदारी तो मुझ में भी बहुत है। इतने बड़े शहर में आपके ही आगे हाथ फैलाया था। कोई तो रिश्ता होगा हमारा। मुझे लगा आप मेरे सगे भाई ही हो। फिर वो गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोली, अगर ऐसा व्यवहार करोगे तो मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊंगी, राखी पर भी नहीं। रमेश खड़ा होते हुए बोला, ले रहा हूं, यूं रूठकर मत जाना। इतना सुनते ही वह किसी बच्चे की तरह दौड़कर भाई के गले लग गई। बोली, आज से माँ बाप भाई आप ही हो। जो भी करूंगी आप लोगों के लिए ही करूंगी। मना मत करना, वरना मुझे खो दोगे। फिर वो नम आंखों से सभी से गले मिलकर विदा हो गई। तो तभी पीछे से रमेश की पत्नी ने बैग को चेक किया, तो उसमें 500 की नोटों की गड्डियां थी। सारे घर वाले उन कागज के टुकड़ों को देखते रह गए, जिनसे ये सारी दुनिया चल रही है, जिसके लिए लोग एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार हैं। उसी एक कागज के टुकड़े के बदले मजदूर अपनी दिन भर की सांस गिरवी रख देता है। सारे रिश्ते और संबंध इसी कागज के टुकड़े से ही तो बनते हैं। कुछ लोगों के लिए ये कागज का टुकड़ा भगवान से बढ़कर है, मगर रमेश और काजल जैसे लोग भी हैं इस दुनिया में, जिसके लिए महज ये एक कागज का टुकड़ा ही है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।